जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के दिन की शुरुआत करेंगे महाकाल जी का नमन करके, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है। और महादेव जी, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों को जो है वो आशीर्वाद दें कि आप अपने एग्जामिनेशन में जो है वो सफलता प्राप्त करें। और ये दिन गाइस काफी स्पेशल है। इस दिन से आपको जो है वो समझना चाहिए कि जिस प्रकार से शिव जी जो हैं वो अपना कितना कठोर परिश्रम करते हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। तो उन्हीं के परिश्रम, उन्हीं के डिसिप्लिन को जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको उनसे ये क्वालिटी जो है वो सीखनी चाहिए और इसको अपनी लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको परिश्रम करना है और आपको अपने गोल्स को जो है वो अचीव करना है। तो संकल्प लो आज के दिन कि आप अपने गोल्स को जो है वो अचीव करोगे। कमेंट बॉक्स पे जय श्री महाकाल जो है वो लिखिए, या जो भी मतलब आप जिन भी देखो। आप हो सकता है कि आप दूसरे रिलीजन को जो है फॉलो करते हो, बट द पॉइंट इज दैट आप सभी लोग जो है वो जानते हैं कि इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, जो हमें कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सिखाती हैं और ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं, राइट। और आज की डेट में आपको शिवजी से जो है वो सीखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। तो उसी दो रूल को जो है, उसी दो मंत्र को जो है वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और आज के दिन की शुरुआत करो और संकल्प लो कि मुझे 1 से 1.5 साल में एग्जामिनेशन को निकालना है रेगुलरली डिसिप्लिन में रहकर। सो गाइज, आज है 26 फरवरी 2025 और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का लेक्चर। और ये लेक्चर गाइज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वही टॉपिक्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का गाइज ये पेड बैच है, स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए। और आज की डेट में शायद इस पेज बैच पर काफी ह्यूज डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर लो। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी होती है। और आज तो स्पेशल डिस्काउंट है, तुरंत कॉल कर लो और बताना कि हम करंट अफेयर्स के लेक्चर जो है वो देखते हैं और हमें ये वाला बैच जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करते हो तो भी आप सेशन को जो है वो ये वाले ज्वाइन कर लो, स्पेशल बैच को। तो उससे काफी आपको हेल्प जो है वो मिलने वाली है। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, और आज ये टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं एक एक करके। बहुत ध्यान से आप पूरी चीजों को सुनेंगे, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आपको बताते चलूंगा, जिसको आपको नोट डाउन जो है वो करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग गाइस, मैं सबसे पहले तो जो है वो आप लोगों को आपके कमेंट्स जो है वो देखना चाहता हूँ कि आपने क्या चीज लिखी है, किसी की कोई डाउट है कि नहीं। तो वो पहले चीजें जो है वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बढ़िया, आयुष गुप्ता के आंसर जो है वो आए हैं। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ब्रैकिश वाटर जो होता है वो 5 to 35 के बीच का होता है। फ्रेश वाटर जो होता है 0 to 5 पीपीटी होता है ना। सी वाटर जो होता है 35 पीपीटी से ऊपर का होता है। वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर्स। ईशा, वेरी गुड। हाँ, ईशा को याद है कि मैंने पहले बताया हुआ था। ईशा तो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स है। प्रीति रेगुलर स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। काजल भारती, बहुत बढ़िया आंसर्स जो है वो दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। नहीं देखो यार, धीरे धीरे करके चीजें जो है वो आने लगेंगी। आप रेगुलरली बस फॉलो जो है वो करते चलो, रेगुलरली नोट्स बनाते चलो, पढ़ते चलो, देखना आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो आने लगेंगी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और ट्राई करो मेंस का आंसर जो है वो लिखने की, उससे आपको काफी फायदा जो है वो मिलेगा। एक अप्रोच जो है वो डेवलप होगी कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर आप अपने माइंडसेट को जो है वो डेवलप करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, जैसे कि एक आधी महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, फिर आप अपने फ्लो में जो है वो आ जाओगे। बट बी रेगुलर, डिसिप्लिन में रहो। बहुत बढ़िया आयुषी सिंह, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। देखो, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ने मेंशन भी किया था कि आपने पढ़ा था, बट फिर भी आपको वाला स्केल जो है वो मिला नहीं। देखो यही तो पॉइंट है, वो एक चार्ट पे जो है वो बना हुआ है ये वाला स्केल। एनीवेज, आयुषी सिंह, और ध्यान से पढ़ो तो पूरी चीजें जो है वो कवर अप होंगी। और वैसे तो अगर आप हमारे कोर्स में हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर पूरी चीजें आपको अवेलेबल जो है वो करवाई जाती है। पायल भारती, वेरी गुड आंसर जो है वो आपके आए हैं। ऋषभ, मैं हिंदी में तो समझाता हूँ यार, मैं इंग्लिश में कहाँ बात करता हूँ आप लोगों से। हिंदी में ही तो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने ये नोट्स का भी लिखा है कि नोट्स जो बताते हैं, नोट्स तो आपके लिखे हुए हैं ना यार, एक तरफ हिंदी में है एक तरफ इंग्लिश में है। देखो मेरा काम है यहाँ पर आपको टॉपिक को समझाना, राइट। और फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो नोट्स तैयार करने, रेडी करने, मैं बस आपकी हेल्प करता हूँ। ये चीज काम की है, इसको टेक डाउन कर लो। फिर वेरी गुड यार पायल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रेया तिवारी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बिना समय वेस्ट किए अब हम सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फोकस के साथ आपको चीजों को जो है वो समझना है। जो भी चीज मैं आपको बताते जाऊंगा वो आपको सुनना है पहले तो बहुत ध्यान से,
फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि न्यूज में जो है वो क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। पहले सिर्फ चीजें सुनने पर ध्यान दो। सोशल जस्टिस का ये पहला टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय। सभी को बराबरी और सम्मान जो है वो मिलना चाहिए, यानी कि सभी को इक्वल इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अधिकार सभी के पास होना चाहिए, और सभी को प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या कास्ट से हो, सभी इक्वल होने चाहिए। तो ये है सोशल जस्टिस। और जब भी हम बात करते हैं ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस की, तो इसका मतलब है कि वो फर्क को कम करना है, वो गैप को कम करना है जो अलग अलग कम्युनिटीज यानी कि अलग अलग समुदाय के बीच में है। ये टॉपिक गाइज ना सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी समझदारी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि अंत में जब आप सर्विस में जाएंगे तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना। तो न्यूज क्या कहती है? तो न्यूज ये कहती है कि यूनाइटेड नेशन ने 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया। लिख लो, यूनाइटेड नेशन ने क्या ऑब्जर्व किया? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया? 20 फरवरी को। ये चीज लिख लेंगे आप। और इसकी थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी जो है वो इसकी थीम जो है वो इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ये हिंदी वाली भी लिखना चाहो तो लिख लेना, बट इंग्लिश भी जरूर लिखना। अब सुनो आगे की कहानी। अब ये जो थीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ये क्या बोल रही है? ये कह रही है कि सबको बराबरी का हक देना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट्स की कैटेगरी में हो। और ये थीम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखता है। ये थीम एक ऐसे फ्यूचर को बनाने पर टारगेट कर रहा है जहां पर सामाजिक न्याय सिर्फ एक आइडिया ना हो बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी बन जाए, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनको अपलिफ्ट करना भी शामिल है, जो अभी तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से दूर है। आपको पता है कि पिछड़े वर्ग जो होते हैं उनको बहुत सारी समस्या जो है वो फेस करनी पड़ती है समाज के अंदर। तो उनको किसी प्रकार की समस्या फेस ना करनी पड़े, उनको प्रॉपर न्याय मिल सके सभी के मतलब अथॉरिटीज के समक्ष, यानी कि कल को आप चल के डीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, राइट? तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपके सामने चाहे रिच हो या पुअर हो, आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। बट एक्चुअली काफी सारे ऑफिशियल्स ऐसा नहीं करते हैं, राइट? जो वीवीआईपीज होते हैं उनके लिए जो है वो टोटल एंट्री जो है वो ओपन रहती है, बट जो गरीब आदमी जो होता है उसको वेट करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो यही सब प्रॉब्लम्स जो है समाज में, उसको खत्म करना है। अब इंडिया का क्या रोल है सोशल जस्टिस को लेकर, उस पर जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो इंडिया का सामाजिक न्याय फ्रेमवर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। इसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के थ्रू सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश की गई है। क्या मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता को हम कैसे कम कर रहे हैं? या फिर आप फॉर एग्जांपल आप जब एसडीएम बनोगे तो आप इकोनॉमिक असमानता को यानी कि आर्थिक इनइक्वालिटी को जो है वो कैसे कम करोगे, राइट? और अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को, जो इंग्लिश मीडियम के और जो हिंदी मीडियम के हैं। देखो बॉस, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आपको भी हिंदी का अच्छा ज्ञान जो है वो होना चाहिए, स्पेशली वर्ड्स वगैरह। द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि आपका एक कंपलसरी पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर, जिसमें आपको हिंदी तो समझ में आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। यस। दूसरा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर है भाई। तो देखो, कभी भी लैंग्वेज को अपना बैरियर मत बनाओ, राइट? इसको बल्कि स्ट्रॉन्ग करो कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी चीज है ना भाई। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी मीडियम से जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं, है ना, आगे चल के, और आपके सामने अगर आपके ऑफिस में कोई फॉरेनर आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? आए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का सिलेक्शन नहीं होता, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं। और आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं और सामने आपके कोई गांव का व्यक्ति जो है वो आ गया, तो उसको आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में जो है वो बताना है, जिससे कि उसको समझ में आए चीजें। तो अपने आप को ऐसा बिल्डअप करो कि लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर ये दो लैंग्वेज तो कंपलसरी है ही। एनीवेज, आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बकायदा बताया गया है कि किस प्रकार से हम इस प्रकार की असमानता को समाज से दूर कर सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट, सॉरी एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1998 से इस कार्रवाई में एक्टिवली इन्वॉल्व है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पिछड़ा वर्ग है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनको अपलिफ्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39। ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये समाज में इनइक्वालिटी को खत्म करने पर जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरे आर्टिकल्स की अच्छी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सब आर्टिकल्स, बिकॉज ये आपके पॉलिटी वाले टॉपिक के अंदर जो है वो पूरी चीज कवर्ड हो जाएंगी। राइट। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भारत सरकार ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। लिख लो, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूरे फैक्ट्स आप लिखेंगे। शेड्यूल कास्ट एससी के वेलफेयर के लिए ये स्कीम है, शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए ये स्कीम है। इसके थ्रू आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और हॉस्टल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया गया है। तो ये चीज जो है वो आप लिखेंगे, आदर्श ग्राम डेवलप जो है वो किए गए हैं, गांव को एज आदर्श ग्राम के तौर पर, उससे 3 लाख लोगों को बेनिफिट मिला है। यानी कि ऐसे गांव जहां पर किसी भी प्रकार से कमजोर वर्ग जो है उसके साथ असमानता ना हो रही हो, सभी को जो है वो समान रखा जा रहा है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। 2021-22 की ये स्कीम थी, शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। तो ये बस इतने 2-3 बुलेट पॉइंट्स इस स्कीम से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने, दैट्स इट। ये जो स्कीम है इसमें 3 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। फिर अब कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को, इसके अलावा और भी स्कीम्स है वो मैं भी आपको लिखवा दूंगा। अभी पहले मेन मोटे मोटे तौर पर ये पूरे टॉपिक जो है वो समझ लो कि भाई जो मेन चीज जो है, जो सामाजिक न्याय जो है उसमें क्या चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो देखो, सामाजिक न्याय के रास्ते पर कई चैलेंजेस आते हैं। पहली चीज तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं अभी है हमारे पास, बट फिर भी लोग जो है वो इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है, रिच और पुअर के बीच में गैप है। जो पिछड़ी कम्युनिटीज जो है उनको बेनिफिट कई बार जो है वो मिल नहीं पाता। जैसे कि इवन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स की भी बात करेंगे तो कई केसेस में जो रिच लोग जो होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है वो जब एंटर करते हैं तो उनको एक अलग ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाता है, यस, अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। और गरीब लोग जो है बेचारे भगदड़ में लाइन जो है वो लगाकर खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा। ना ही सिर्फ इतना, काफी सारी यानी कि जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होती है उसमें आप देखेंगे कि जो अमीर वर्ग जो होता है उसको जल्दी प्रायोरिटी पे रहे बेनिफिट मिल जाते हैं, है ना। तो ये चीज तो शायद गलत है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो है बताता हूं। जैसे कि आपको LIG, MIG, HIG के बारे में पता होगा, है ना। जब वोटिंग होती है ना, जो वोटर, जो हम लोग को बूथ्स जो है वो नजर आते हैं कि जहां पर आप जा, पोलिंग बूथ जिसको हम लोग कहते हैं कि जहां पर अपन जाकर वोट डालते हैं, गाइस वहां पर जो लाइन बनती है ना, वो लाइन भी HIG, MIG, LIG के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार होती है। एग्जाम्पल मैं आपको जो है बताता हूँ कि मैं जिस कॉलोनी में जो है वो रहता हूँ उस कॉलोनी में EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला एक अलग ग्रुप है हाउस होल्ड का। राइट। एक MIG का ग्रुप है। अब मेरा घर MIG में जो है वो आता है। राइट। तो जब मैं वहां पे गया था तो मैंने देखा था यार बहुत लंबी लाइन है, तो मैं सोच रहा था कि यार यार बहुत टाइम लग जाएगा। बट वहां पर सामने जैसे हमने पूछा कि यहाँ पर किस लाइन में जो है लगा है, तो उन्होंने बोला आपके लिए तो बस डायरेक्ट यहाँ से जो है घुस जाओ। मतलब ऑलमोस्ट वहां पर कुछ नहीं तो करीब 50 एक लोगों की लाइन जो है वो लगी थी, उसको बाईपास करके मैं डायरेक्ट जो है वो अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो हाउस होल्ड है वो MIG की कैटेगरी में आ रहा है और उसके लिए वहां पर उन्होंने डायरेक्ट एंट्री जो है वो रखी हुई थी। सो दिस इज राइट और रॉन्ग? इज रॉन्ग ना, ऑब्वियसली। भाई वोटिंग सबकी का अधिकार है, राइट। तो सभी के लिए एक सिंगल लाइन जो है वो होनी चाहिए जिसको लोग जो है वो फॉलो करें। आप इकोनॉमिक बेसिस पर, इनकम ग्रुप के आधार पर अगर डिवीजन जो है वो कर दोगे, चलो ठीक है, आपने कैटेगराइज किया। अब आप, अब देखो ये सब चीजें अधिकारी ही कर रहे हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए, है ना। तो आप ये हाउस होल्ड के आधार पर कैटेगराइज क्यों कर रहे हो भाई? आप वही अगर 4 दरवाजे अगर आपके पास हैं, तो ये जो बड़ी लाइन जो लगी है जिसमें 50-60 लोग खड़े हुए हैं, इनको दूसरे द्वार पे जो है वो शिफ्ट कर दो ना। भाई EVM जो मशीन है
ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो भाई वो नोट तो हो नहीं रहा है कि किस व्यक्ति ने जो है वो किसको जो है वोट दिया, है ना। ईवीएम में हो रहा है क्या, बस वो तो बाहर जो है वो आपकी एंट्री जो है वो होती है, आपने एक बार एंट्री कर ली, इंक जो है वो लगा दी, वेरिफिकेशन करवा दिया, फिर आप जाकर अपना वोट जो है वो डाल दोगे। आपका नाम थोड़ी ना आ रहा कि भाई इस फलाना व्यक्ति ने इसको जो है वोट दिया, नहीं ना। सो डू यू थिंक दिस इज राइट? नो, दिस इज नॉट राइट। और यही ग्राउंड रियलिटी एग्जांपल्स होते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। यस। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन और टेक चेंज ने जॉब अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट किया है। अब देखो, जो गरीब व्यक्ति है उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, मोबाइल चलाना नहीं आ रहा, और आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज यही है। अगर आप किसी जॉब पे जाते हो और अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही, तो आप वैसे ही पीछे हो गए हो। तो ये सब चीजें तो समाज में चल रही है जिसको आप लोगों को इंप्रूव करना है। बट उस ओहदे पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। आप आने वाले समय के अधिकारी हो भाई, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो स्टार्ट यूजिंग गूगल। अपनी समस्या खुद पूरी करो। आज की डेट में तो गूगल है भाई। जिस आपको जो चीज नहीं आती आप टाइप करो ना, समझ जाओ। वीडियोस हैं। बहुत छोटी छोटी चीज, लोगों का एग्जाम फॉर्म नहीं भरना आ रहा। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, अपना खुद का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पा रहे हो आप। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आगे चल के आप फिर कैसे लोगों को जो है वो बताओगे कि भाई यूज करो, डिजिटलाइज हो। आपको सबसे पहले अपने आप पर काम करना पड़ेगा। और ये अब देखो, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया अपने आप पे काम करना, दैट मीन्स कि आप ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो सब चीजों में मत घुसना। ऑब्वियसली पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम में किस टाइप के आंसर्स को, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसके लिए दूसरों के ऊपर निर्भर मत बनो। खुद से सीखो। नेक्स्ट, कास्ट और जेंडर बाइसेस अभी भी डीपली रूटेड है। आपको पता है ना, कास्ट जाति के आधार पर आज भी हमें देखने को मिलता है। इवन कई बार मैंने तो खुद देखा है। और ऐसी वैसी टेबल्स नहीं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स की टेबल पे बैठ के मैंने खुद ये चीज जो है वो नोटिस करी है कि सरनेम पूछते हैं। जैसे कि एक बार मेरे साथ जो है वो हुआ था कि मैंने बताया कि मेरा नाम कमलाक्ष है सर। तो बोलते कमलाक्ष क्या? तो मैंने कमलाक्ष झा, अच्छा ब्राह्मण जी हो, अच्छा। तो ये कौन सी बात हुई भाई? मतलब आप किसी को जो है वो जज कर रहे हो उसके रिलीजियस बैकग्राउंड के आधार पर, दैट इज नॉट गुड। चलती तो क्षत्रियों की है, चलती तो ब्राह्मण की, ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने का? तो ये है आज की डेट में समाज की प्रॉब्लम, जिसको आप लोगों को रिजॉल्व करना है। और ये चैलेंजेस दिखाते हैं कि सामाजिक न्याय करना इतना आसान नहीं है। हर समुदाय को अपने अधिकार मिलने के लिए प्रॉपर पॉलिसीज और उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो आप इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स को ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी है, सामाजिक न्याय की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको जो है बता दी है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कौन से आर्टिकल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड, जो आप मेंस में यूज करेंगे। तो जितनी चीज मैंने आपको बताई है वो तो आपने लिख ली है। देखो, अपने स्टार्टिंग जो है वो यहां से करी थी कि भाई यूनाइटेड नेशन का एक वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व किया गया और उसमें सामाजिक न्याय को प्रमोट करने पर टारगेट किया गया। इसकी थीम बस आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, ये बेसिकली काम करती है सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने के लिए। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, ये आपको पता होना ही चाहिए, है ना। आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले, तो मिनिस्ट्री का काम करती है, तो वो तो याद रखना ही है। अब आप बोलो कि सर लिख लेते हैं, याद याद नहीं रहेगा, तो अब लिखो मत। पहली चीज तो हर चीज लिखनी नहीं है। ये टॉपिक्स बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे, आपको अपने माइंड को ऐसा बनाना है भाई सामाजिक न्याय से रिलेटेड टॉपिक है। तो ऑब्वियसली बात है ना, सोशल जस्टिस का ही तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नाम ही है मिनिस्ट्री का, तो क्यों लिखोगे आप इस मिनिस्ट्री का नाम, है ना। अब भाई एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है, तो उसके पीछे जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कम ऑन से यस और नो। देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री इस पर काम करेगी। इंटरनेशनल रिलेशन से कोई मुद्दा है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री काम करेगी। कम ऑन।
तो ये सब चीजें लिखने वाली नहीं होती है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2007 में, और पहली बार 2009 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था 2008 में, ये वाली चीज लिख लेना, डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिक्लेरेशन ऑन सोशल जस्टिस फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन 2008 का निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा 2008 की किसके द्वारा जो है वो लाई गई? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स, ये भी लिख लेना। सामाजिक सुरक्षा फ्लोर 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया, असमानता को दूर करने के लिए। तो ये सब इंटरनेशनल लेवल के पॉइंट्स हैं। ठीक है। हमारे प्रियम्बल के अंदर भी गारंटी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है, वेरियस आर्टिकल्स, ये सब पता होने चाहिए आपको कि कौन से आर्टिकल है सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। कभी कभी प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट आ जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन से आर्टिकल सामाजिक न्याय से जुड़े हैं। अब आपने एक स्कीम के बारे में तो लिख लिया, दूसरी स्कीम लिख लो, श्रेष्ठ स्कीम, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल्स, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हायर स्कूल्स एंड टारगेटेड एरियाज। तो ये भी SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको? SC स्टूडेंट्स को। NGO को फंड प्रोवाइड कराते हैं रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स के लिए। फिर पर्पल फेस्टिवल ध्यान में रखना आप, पर्पल फेस्टिवल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है भाई, वो भी तो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, पिछड़ा वर्ग है, जिसको समाज में जो है वो लेकर आना, इंक्लूड करना है, उस पर्पस के लिए। पर्पल फेस्ट 2024 हुआ था। 10,000 से ज्यादा दिव्यांगजन यहां पर हम लोग को देखने को मिले थे। ठीक है। फिर ऐसे ही एक नमस्ते भी हम लोग को देखने को मिलती है, ये भी लिख लो। सभी स्कीम के नाम तो सभी लिखना है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम 2023-24 में इसको लॉन्च किया गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की ये स्कीम है। ये बेसिकली किसके लिए? सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। मैकेनाइज सैनिटेशन लिखा हुआ है ना भाई, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो नाली वगैरह को साफ करते हैं बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, ग्लव्स वगैरह के, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा ना करो भाई, आप जो है सैनिटेशन वर्कर जो है उनको मशीन्स प्रोवाइड कराओ, जिससे कि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो, उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान जो है वो सुरक्षित किया जा सके, और उनकी आजीविका को सुरक्षित किया जा सके। और इसमें टारगेट उन्हीं को किया गया था, वेस्ट पिकर्स को, जो पन्नी वगैरह बीनते हैं ना जो लोग। फिर ऐसी एक स्माइल स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी लिख लो। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन लिख लेना, इसमें टारगेट किया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन को, जो भीख मांगते हैं। आपने देखा ना ट्रैफिक सिग्नल्स पे कई बार हम लोग को ट्रांसजेंडर जो है वो नजर आते हैं। फिर ऐसी एक PM दक्ष योजना है 2021 की, ये OBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स और सफाई कर्मचारी, इनको स्किल ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि उनकी आजीविका जो है वो इंश्योर की जा सके, उनको अच्छी जगह नौकरी मिल सके। फिर नशा मुक्त भारत अभियान, आप देखते होंगे भीख मांगने वाले जो हैं वो कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे कोने में रहे पड़े रहते हैं। वो एक कमलेश था, झुंग 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 झुंग, याद आ रहा होगा आपको। साले मेरे दोस्त मुझे बड़ा चिढ़ाते थे, क्योंकि मेरा नाम कमलाक्ष है। अब जनरली क्या होता है कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग जब पढ़ते हैं मेरा नाम तो कमलेश बोल देते हैं, है ना, कमलाक्ष नहीं बोल पाते, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरे स्कूल में ही बहुत हुआ ऐसा शोषण बट क्या करें, अब घर वालों ने नाम रखा है तो ऑब्वियस सी बात है। अब हालांकि नाम जो है वो रखा गया था, भगवान विष्णु की आंखें बोलते हैं, कमलाक्ष, कमल अक्ष, कमलाक्ष। बट बाद में आके पता लगा, दादी ने बताया कि अरे एक राक्षस का भी नाम है। तो मैंने कहा यही यही तो सही पकड़े हो, हम राक्षस ही हैं कलयुग के। आगे की चर्चा करें।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोज इसमें इन्वॉल्व, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये नशा मुक्ति भारत अभियान। आपको स्कीम पता होनी चाहिए कि भाई सामाजिक न्याय के लिए कौन सी स्कीम्स है। ये लो लेटेस्ट ईयरली इंफॉर्मेशन लिख लो, यूनियन बजट 2025-26 में हमें देखने को मिला कि 6% इंक्रीज हुआ है सामाजिक न्याय के बजट में। 6% इंक्रीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। ठीक है, तो चैलेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया, और ये बता दिया कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, मेंस में आप ये सब स्कीम्स का उपयोग करेंगे। ऑलराइट, क्लियर, पूरा टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ गया। दैट्स इट। रिवीजन इज द की। ट्राई किया करो चीजों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिवाइज करने की, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया इनलैंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनलैंड वाटर वेज ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जिसपे हम इंसानों को, व्यक्तियों को, पैसेंजर्स को और सामान को, माल को, गुड्स को नदियों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें। नदियों के थ्रू, नहरों के थ्रू, झीलों के थ्रू, है ना, इसी को बोलते हैं इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ रहा हो, है ना, क्लियर है। अब इंडिया में इनलैंड वाटरवे काफी पोटेंशियल रखता है, स्पेशली फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्रेट ट्रांसपोर्ट समझते हो, सामान, माल, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारी कंट्री के अंदर सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचेगा तब हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसलिए तो गडकरी साहब ने कितने बढ़िया हाईवेज बना दिए हैं सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, ट्रेड हो सके। और इसमें इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा, सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑप्शन हो सकता है, जो लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बना सकता है। तो आइए इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो इसमें रिवर, लेक्स और नहर यानी कि कैनल, इनके जरिए सामान और पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज हैं, जो मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा रिवर सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये वाटरवेज गाइस सामान को एफिशिएंटली और सस्ते में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसमें मेजर रिवर्स और लेक्स का उपयोग करके सामान और पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, स्पेशली फ्रेट को बेहतर बनाने के लिए। तो आप ये 14,500 किलोमीटर वाला पॉइंट जो है वो मेंशन कर लो, लिख लो अभी के लिए कि 14,500 किलोमीटर तक का पोटेंशियल है हमारे पास अभी तक के लिए वाटरवेज में। अब देखो इनलैंड, अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो बताऊंगा सबसे पहले तो काम की। ये लिखो इनलैंड, एक मिनट आ गया, हाँ, ये वाली फ्रेमवर्क। ये 14,500 किलोमीटर वाला आपने पॉइंट तो लिख लिया होगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985, ये जो कानून है गाइस, इस कानून के तहत इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा ना, वैसे ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे आपने एनएचएआई सुना होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, वैसे ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1985 की। क्वेश्चन आ सकता है 1985 स्टेट पीएससी में, ईयर पूछ सकते हैं, याद रखना। अब ये नेशनल वाटरवे का डेवलपमेंट और रेगुलेशन करता है। ऐसे ही नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 लाया गया, इसके थ्रू 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज के रूप में डिक्लेयर किया गया है, जो शिपिंग और नेविगेशन को प्रमोट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर पॉइंट, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, इसमें 111, याद रखना, 111 इनलैंड वाटरवेज जो है उनको नेशनल वाटरवे जो है वो बनाया गया है। ये पुराने 1917 के कानून की जगह लाया गया था, जिसके अंदर हमें देखने को मिला ये 2021 का इनलैंड वेसल एक्ट 2021 1917 के आउटडेटेड कानून की जगह लाया गया, जिससे कि हमारी जो भी क्रूज वगैरह जो होती है ना, क्रूज होती हैं, स्ट्रीमर्स वगैरह जो होते हैं, है ना, तो उनकी सेफ्टी के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लाए गए। अब इन कानून का ऑब्जेक्टिव ये है कि इनलैंड वाटरवेज को रेगुलेट करना और डेवलप करना, जिससे कि इनका उपयोग जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल वाटरवेज को मैनेज करता है और इसके अलावा सेफ्टी और ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी सेट करता है। जैसे एनएचएआई रोड के लिए, वैसे आईडब्ल्यूएआई पानी के लिए है। अब कुछ आंकड़े जो है वो सुन लो, बस लिखने की आवश्यकता नहीं है। 767% इंक्रीज हुआ है ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज में 2014 के बाद से। 635% इंक्रीज हुआ है कार्गो हैंडलिंग में। 18 मिलियन टन से लेकर 133 मिलियन टन हो गया है 2023-24 में। 22% की एनुअल ग्रोथ रेट
ट्रैफिक जो है वो हम लोग को वाटरवेज में देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रोथ दिखाती है कि इंडिया में इनलैंड वाटरवेज का पोटेंशियल स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, और ये एक रैपिडली डेवलपिंग सेक्टर है, बहुत तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है। सरकार के प्रयास से नेशनल वाटरवेज को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिससे कार्गो के मूवमेंट जो है वो काफी बढ़ गए हैं। अब कुछ मेजर नेशनल वाटरवेज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये पूरी चीज लिख लो भाई। NW1, NW2, 3, 4, 10, 68, 73, 97, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग में, वेरी इंपॉर्टेंट। 1, 2, 3, 4 तो आएगा ही आएगा। 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, फटाफट लिख लो। गंगा, भागीरथी, हुगली, हल्दिया से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट को टच करता है NW1। ब्रह्मपुत्र नदी पर है NW2, धुबरी से सदिया, आसाम। NW3 वेस्ट कोस्ट कैनाल पर हम लोग को देखने को मिलता है, कोट्टापुरम से कोल्लम, केरल। NW4 कृष्णा नदी, मुक्तियाला से लेकर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। NW10 अंबाला नदी, महाराष्ट्र के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NW68 मंडोवी नदी, गोवा। मंडोवी रिवर तो क्वेश्चन आता भी है, पहले भी पूछा जा चुका है कई बार कि मंडोवी नदी जो है वो कहाँ की है, तो आपको ध्यान में रख, गोवा। नर्मदा नदी के ऊपर NW73, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा, गुजरात महाराष्ट्र को टच कर रही है। MP क्यों नहीं है? MP क्यों नहीं है? NW73, एक मिनट को मैं चेक कर लूं। NW73 रूट, सिर्फ इतना डालना है अपन को। नर्मदा नदी तो भाई मध्य प्रदेश की नदी है, बट गुजरात और महाराष्ट्र से ही आ रही है, देखो यही गेम है, गेम गुरु यहीं पर है। ये बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर, बट NW73 जो है उसमें मध्य प्रदेश कवर्ड नहीं है, गुजरात और महाराष्ट्र कवर्ड है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो यही गेम हो जाता है, यही गेम हो जाता है। लोग नर्मदा नदी लिख देंगे, ऑप्शन ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया रहा होगा, NW73 भी दिया रहा होगा, और पूछ लेंगे कौन सी स्टेट को टच करेगा, तो लोग सोचेंगे चलो लॉजिक लगाएं, और यही फैक्ट्स जो है वो लॉजिक को कर देगा फेल। लिख लिया आपने पूरा? NW97 सुंदरबंस वाटरवेज, वेस्ट बंगाल वाला इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट NW97। तो ऐसे 111 नेशनल वाटरवेज हमने तैयार किए हैं, किस पर्टिकुलर कानून के तहत? नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत। देखो मजा आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन वाटरवेज को रट लेना है भाई साहब, क्योंकि ये क्षेत्र को कनेक्ट करते हैं और सामान को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, और आपके प्रीलिम्स में इसके आने की संभावना 90% से ज्यादा है। तो यही चीज है भाई। अब आइए कुछ फायदे की बात कर लें, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। अब भाई हम बात करें रेलवेज की, रोडवेज की, उससे बहुत सस्ता पड़ता है वाटरवेज, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। फ्यूल भी इसमें कम लगता है। रोड और रेल नेटवर्क को जो है वो लेस कंजेस्टेड बनाता है ये, क्योंकि इनका जो लोड होता है वो वाटरवेज में ट्रांसफर हो जाएगा। वाटरवेज से ट्रांसपोर्ट करने से एनवायरमेंट पर भी प्रेशर कम पड़ता है और कार्बन एमिशन भी कम होता है। बट अब यहां पर दिक्कत भी बहुत सारी है। किस प्रकार की दिक्कत? इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफी हाई होता है। कई बार सीजनल फ्लक्चुएशंस होता है, नदी की डेप्थ को जो है वो कम ज्यादा करता है नदी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सीजन के आधार पर नदी का फ्लो जो है वो कम ज्यादा होता है, तो इससे भी अफेक्ट हो पाता है। ठीक है। पोर्ट्स और जेटीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो लिमिटेड है। राइट, तैयार करना भी, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो काफी हाई है, बट अल्टीमेटली ये बेहतर है। ठीक है। अच्छा एक लिख लो आप, जोगी घोपा IWT टर्मिनल, जोगी घोपा IWT टर्मिनल, जोगी, JOGI जोगी, घोपा GHOPA, IWD टर्मिनल, IWD टर्मिनल, आसाम में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये टर्मिनल, एक और चीज लिखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये भूटान और बांग्लादेश के लिए एक इंटरनेशनल पोर्ट का काम करेगा। लिख लेना, भूटान और बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल पोर्ट का काम करेगा। तो ये था गाइस इनलैंड वाटरवेज का एक
टॉपिक उभरता हुआ एरिया है ये, जिस पर हम आज की डेट में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरी चीजों को। अच्छा, ये जोगी घोपा ये न्यूज में ही आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख तो लिया ना आपने, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल आसाम के अंदर है जोगी घोपा। ठीक है। ये नेशनल वाटरवे 2 पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये है, ये भी चीज लिख लो आप। और भूटान और बांग्लादेश के लिए एक पोर्ट का ये काम करेगा, इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है। तो जोगी घोपा के महत्व की यहां पर जो बात की गई है, तो वो लिखने लिखने की आपको जरूरत नहीं, ऑब्वियस ही बात है भाई। इंटरनेशनल पोर्ट है, मूवमेंट के लिए है, सामान के, लोगों के, और ये फैक्ट्स मैंने आपको लिखवाई दिए हैं। इनलैंड वेसल एक्ट भी आपने लिख लिया होगा, मैंने आपको बताया था ना, रिप्लेस किया था, इससे सेफ्टी से रिलेटेड है। हाँ। नेशनल वाटरवे किसको आप घोषित कर सकते हो, किस चीज को आप नेशनल वाटरवे के तौर पर घोषित कर सकते हो? भैया देखो, पहली चीज तो एटलीस्ट 50 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। एक्सेप्शन है अर्बन एरियाज और इंट्रा पोर्ट ट्रैफिक का। प्रोपेल्ड वेसल्स जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि मोटर वाले नाव, तो उसके थ्रू इसमें चला जा सकता है। मल्टीपल स्टेट्स को ये सर्व करे, मेजर पोर्ट्स को कनेक्ट करे, और हिंटरलैंड को और नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करे, और कनेक्टिविटी जो है वो अनसर्व्ड एरिया में प्रोवाइड कराए। तो इन सब चीजों को जो है वो देखकर नेशनल वाटरवे घोषित किया जाता है। और ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, सिर्फ ये इनिशिएटिव के नाम लिखेंगे आप वाटरवेज को प्रमोट करने के लिए। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर, जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर के बारे में आपसे बात करी थी, मैंने क्वेश्चंस भी पूछे थे। ट्राई किया करो, जब मैं पढ़ाता रहूंगा ना तो क्वेश्चन पेन और पेपर लेकर तो बैठते हो आप लोग, बट क्वेश्चन लिखते नहीं हो शायद, मुझे लगता है सभी लोगों के आंसर्स आते नहीं है। लोग इतने सारे देखते हैं, लाइक्स भी करते हैं, बट आंसर्स बहुत लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं और रेगुलर रह रहे हैं वो। और बहुत बढ़िया है भाई। वैसे भी ये एग्जाम जो है वो सभी लोग तो क्लियर कर नहीं पाते हैं, कुछ ही लोग इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाते हैं, और वही कर पाएंगे जो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। और जो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है भाई, बढ़िया है आपके लिए तो। अच्छा, और मैं क्या बता रहा था, चैलेंजेस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। सिक्योरिटी का भी कई बार जो है चैलेंज होता है। प्रमोट करता है ये टूरिज्म, है ना, रिवर क्रूज के थ्रू। कोई बैठा है क्रूज में? क्या एक्सपीरियंस रहा, बताना कहाँ पे बैठा आप क्रूज में, इतना बताओ चलो। मैं गोवा में बैठा था यार, बचपन में गया था मैं गोवा के टूर में। तब मुझे एक ही बार मौका मिला गोवा में बैठने का, और एक और ये हमारे यहाँ पे भोपाल में एक लेक है, बड़ा तालाब, वहां पर क्रूज पहले घूमती थी, अभी फिर वो डूब गई थी क्रूज, तो उसके बाद से शायद घुमा नहीं रहे। बट वहां पर अभी जाना है यार मुझे, मैं बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। वहां पे आसपास सीएम बंगलों के आसपास जाता रहता हूँ मैं, बट वहां पे नहीं जा पा रहा यार आजकल। ये जिसको वो बोलते हैं अपन, लेक लेक व्यू, अपर लेक, वहां अशोका जा रहा हूँ मैं। वहां पे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, अशोका के अंदर एक रिपल्स करके एक वो है, पब है, वहां पर काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो वहीं पर मीटिंग होती है हमारी अक्सर, क्योंकि सरकारी भी है, और दूसरा वहीं पास में सीएम हाउस है। वहां पर अभी एक बढ़िया चीज आई है कि आप साइकिल चलाओ पानी में, मतलब ऐसा कुछ है, कोई बोट है, मैंने देखी थी वहां पे दूर से। वो मुझे करनी है यार एक बार, कभी मौका मिलेगा जाऊंगा, करूंगा। करना चाहिए ऐसी एक्टिविटी में, आप लोग को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, अच्छा लगता है। कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट इंटीग्रेट किया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज को इकोनॉमिक जोन के साथ, जैसे कि पीएम मित्र पार्क और मेगा फूड पार्क के साथ। ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्रूज भारत मिशन के तहत टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सब प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में फॉसिल फ्यूल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण कितने कार्बन एमिशन जो है वो हो रहा है। तो उसमें ये वाटरवेज जो है वो, इनलैंड वाटरवेज काफी हेल्प करेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, बड़े ध्यान से सुनना गुरु, क्योंकि इस टॉपिक को ध्यान से जो है वो नहीं सुना तो चीजें पूरी ऊपर से जो है वो निकल जाएंगी, वो कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान सुनो। जो टॉपिक का नाम है वो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए एंड कैंसर प्रोग्रेशन। क्या है एक्स्ट्रा
क्रोमोजोमल डीएनए एंड कैंसर प्रोग्रेशन। नाम समझ में आ रहा है? तोड़ो इसको, कैंसर प्रोग्रेशन, कैंसर बढ़ेगा, है ना? तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ और डिवीजन के प्रोसेस को तोड़कर अनरेगुलेटेड तरीके से ग्रो करता है। सिंपल शब्दों में, हमारा जो सेल अगर नॉर्मल ग्रो नहीं कर रहा है, जनरली सेल नॉर्मल ग्रो करता है, उसकी एक ग्रोथ होती है, फिर वो मर जाता है, एक लाइफ होती है उसकी, बट ये एकदम से बड़ा होता जा रहा है, या बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है वो, तब ये ट्यूमर बनता है। सुना होगा आपने ट्यूमर टर्म, है ना? तो इसी पर ही हम बात करेंगे। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें एक नए कंसेप्ट मिले हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, और ये टॉपिक कैंसर बायोलॉजी में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसमें नई रिसर्च ये दिखाती है कि किस प्रकार से ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का कैंसर प्रोग्रेशन और ड्रग रेजिस्टेंस में काफी बड़ा रोल है। तो कैंसर क्या है वो तो आपको एक बेसिक आइडिया पता लग ही गया है। आपको यह समझना जरूरी है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है। देखो, इसको ईसीडीएनए कहते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ईसीडीएनए। तो आपसे मैं ईसीडीएनए कहूंगा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यह बात हो रही है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की। लिख लो। अब ये ईसीडीएनए वो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं जो क्रोमोसोम से अलग सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोसोम सभी को पता है, यस, जो डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? क्रोमोसोम की संख्या डीएनए में कितनी होती है? बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। कुछ पेयर हम लोग जो है वो पिता से लेते हैं, कुछ माता से लेते हैं, है ना? कितने का होता है ये बताओ। ये पढ़ा होगा, बायोलॉजी का बहुत बेसिक चीज है। कमेंट बॉक्स पे बताओ, एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ी होगी आपने। सुनो, अब मैंने आपको क्या चीज बताई कि पहला पॉइंट, ये डी ये ईसीडीएनए वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो क्रोमोसोम से अलग होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। पहला पॉइंट, ये कहां पर होते हैं? ईसीडीएनए ये सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, राइट आउटसाइड द क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। क्रोमोसोम के बाहर सेल के न्यूक्लियस में, ये पॉइंट लिख लेना। क्रोमोसोम से बाहर सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है जो फ्रीली न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं, और ये स्ट्रक्चर कैंसर सेल में कॉमन होता है। मतलब आप ईसीडीएनए को जब स्टडी करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी सिमिलैरिटी कैंसर सेल के साथ है। कैंसर सेल में भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स जो हम लोग को नजर आते हैं वो कहां पर है? मतलब ये डीएनए से अलग है, यस। डीएनए सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है जो फ्रीली न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है। पूरी डेफिनेशन लिख लेना। एक ऐसा डीएनए का हिस्सा ईसीडीएनए जो क्रोमोसोम के बाहर है, और ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है अपना न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर है, क्रोमोसोम के बाहर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, और फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर ये। और ये कैंसर सेल में भी इसी प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आते हैं। मतलब आप ईसीडीएनए को अगर किसी सेल के अंदर जो है वो देख रहे हो, दैट मीन्स कि वो सेल नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं करेगा, वो कैंसर सेल बनने की उसमें क्षमता है। समझे? तो क्रोमोसोमल डीएनए जो यूजुअली क्रोमोसोम पर होते हैं उससे अलग होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कैंसर सेल में ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, और ये फ्रीली न्यूक्लियस में सर्कुलेट करते हैं। मतलब अभी तक की स्टडी में आपको ये चीज अब क्लियर हो जानी चाहिए कि आप अगर कैंसर सेल को स्टडी करो और उसमें अगर आपको ईसीडीएनए दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि कैंसर पक्का है। तो ये कैंसर डिटेक्ट करने की एक स्टडी बताई जा सकती है, या सतर्क होने की स्टडी बताई जा सकती है कि, या अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। कम ऑन से यस और नो। यहां तक तो क्लैरिटी सभी को हो गई ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं? एक बार फिर से रिपीट करूंगा, है ना? हो सकता है कुछ लोग को क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऊपर से जाते हैं। आप ऐसे समझो, आपने एक बॉडी, आप तो चलो ठीक है, आप तो वो हो ब्यूरोक्रेट।
आप गए साइंटिस्ट के पास, वो सॉरी ये इनके पास क्या बोलते हैं, अरे एक डॉक्टर के पास गए आप, ठीक है। आपने उनको बोला यार कि ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो है आप स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हो, कि भाई आप मॉनिटरिंग करोगे ना, आप अधिकारी हो, आप यार आप रेट पे जा रहे हो, आप पूछ रहे हो कि अर्ली डिटेक्शन कैंसर के केसेस के लिए क्या कर रहे हो आप, तो वो आपको ज्ञान पट्टी देगा कुछ कुछ। फिर आप उससे बोलना कि यहाँ पर ईसीडीएनए का टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाय, डॉक्टर बोलेगा ईसीडीएनए क्या है, अब बेवकूफ तुम्हें ईसीडीएनए के टेस्ट के बारे में नहीं पता, नहीं सर, फायर्ड। निकलो यहाँ से, हटाओ इसको, सस्पेंड करो। तो दिस इज द जॉब ऑफ ब्यूरोक्रेट, जो मैं आपको समझा रहा हूं। आने वाले समय में आपको इसलिए ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जब आप रेड मारो तो आपको पता हो भाई कि वहां पर, क्योंकि ये अर्ली स्टेज कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अच्छी एक वो है, या फिर आप वहां पर सजेशन दो, है ना। क्योंकि अभी सर्कुलर तो जारी नहीं हुआ है कि भाई सभी को ईसीडीएनए टेस्ट करना है और ये करना है वो करना है। आप डॉक्टर्स को बोल सकते हो, जैसे आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हो कि अरे कैंसर के केसेस ज्यादा है, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि कैंसर के केसेस कम करने हैं, हमें ग्लोबल टारगेट अचीव करना है या नेशनल टारगेट अचीव करना है, जो भी। अब आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जो है वो नोटिस प्रोवाइड कराओगे कि पेशेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए ईसीडीएनए टेस्ट जो है वो करवाएं। ये है ज्ञान की बात, और ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। ये पढ़ना नहीं है आपको। अब देखो, अब आपको इस टॉपिक में आ गया होगा इंटरेस्ट कि हाँ यार बॉस, बात तो सही बोली आपने कि ईसीडीएनए का मतलब अब हमें समझ में आया कि ये कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए है। अच्छा, अब इन डेप्थ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल जो डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं उससे अलग होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के बाहर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में। और इसको अगर आपने देख लिया ये कैंसर में मतलब कोई किसी की बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है कि उसमें कैंसर हो जाए, हो सकता है, क्योंकि कॉमनली ये कैंसर सेल्स में या कैंसर पेशेंट्स में सेल्स के अंदर ये देखे गए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि बनता कैसे है भाई ये। तो ईसीडीएनए क्रोमोसोम्स को ब्रेक होने और रीअरेंज होने से बनता है। जब क्रोमोसोम्स टूटते हैं तब ये डेवलप होगा, क्योंकि जनरली क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है ना डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो क्रोमोसोम्स पे है वो तो नॉर्मल है, क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अब जो बाहर हो गया वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो गया। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई क्रोमोसोम को तोड़ के ये बाहर निकलेगा, ईसीडीएनए। अब ये कैंसर को प्रमोट करता है। ये ऑन्कोजीन कैंसर सेल को ज्यादा रैपिडली ग्रो करने में मदद करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। मतलब यानी कि आप कैंसर की दवाई ले रहे हो, यानी कि स्क्रीनिंग हो गई, किसी को पता लग गया, बट फिर भी जो है वो दवाई असर जो है वो नहीं करेगी, ट्रीटमेंट असर जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेंगे। तो ऑन्कोजीन्स वो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं जो कैंसर्स को बढ़ाते हैं। जब ये जीन्स ईसीडीएनए के फॉर्म में होते हैं तो ये ट्यूमर को और तेज कर देते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट से रेजिस्ट करने में मदद करते हैं, कि ट्रीटमेंट आप कितना भी ले लो सही नहीं हो पाओगे। तो दिस इज द इशू। समझ गए आप। बस इतनी चीज बस आपको समझनी, फॉर्मेशन फॉर्मेशन बस ध्यान में रखो, जितना मैंने आपको बताया बस उतना ध्यान में रखो। ईसीडीएनए जो है मल्टीपल कॉपीज ऑन्कोजीन्स की जो है वो कैरी करते हैं, जो प्रमोट करते हैं कैंसर के सेल को ग्रो करने में। ठीक है, एक और चीज मुझे इसके अंदर जो है वो आपको समझानी थी, वो था मेंडल लॉ। मेंडल लॉ कहाँ है? अगर नहीं दिया होगा यहां पर तो लिखना मेंडल लॉ। ये आ गया ना ये, मेंडल थर्ड लॉ, ये लिख लो ऐसा कैसा, मेंडल थर्ड लॉ। क्योंकि क्वेश्चन ये कभी कभी आ सकते हैं कि मेंडल लॉ किससे रिलेटेड है। अच्छा, मेंडल के थर्ड लॉ के हिसाब से जीन्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, लेकिन ईसीडीएनए इस प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये क्लस्टर के रूप में इनहेरिटेड होते हैं जो कैंसर सेल को जेनेटिक एडवांटेज जो है वो दे सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाओगे कैंसर के सेल्स को, राइट, इसके थ्रू अगर ईसीडीएनए की संख्या जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली म्यूटेट करेंगे, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस है वो होंगे। तो अभी आप मेंडल्स थर्ड लॉ जो है वो लिख लो, और आज का आपका टास्क जो होगा वो मेंडल थर्ड लॉ को जो है वो आपको विकीपीडिया से पढ़ना है। ईसीडीएनए का इनहेरिटेंस एक जैकपॉट इफेक्ट है, जो जिसमें कैंसर सेल अपनी फेवरेबल ट्रेट्स को रिलेट करते हैं। मतलब यानी कि कैंसर सेल जो है वो अपने आप को छुपाने की जो है वो कोशिश करते हैं और कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होते हैं।
तो भाई बचेंगे कैसे इससे? सवाल तो यही उठ रहा है ना, भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर बचेंगे कैसे इस चीज से? देखो, पहली चीज तो आप आज की डेट में ईसीडीएनए को जो है वो टेस्ट करके ये आइडेंटिफाई तो कर सकते हो कि सामने वाले को जो है वो कैंसर है। बट ईसीडीएनए के टारगेटिंग से कैंसर सेल की जेनेटिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिससे उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल रोकी जा सकती है, अगर आपने एग्जैक्टली टारगेट कर दिया ईसीडीएनए को। यानी कि अब आप कैंसर सेल या ट्यूमर को काटने के लिए जो है वो दवाई या कीमोथेरेपी नहीं चला रहे हो, बल्कि अब आप ईसीडीएनए को काटने के लिए दवाइयां दे रहे हो। यानी कि अब आप टारगेट कर रहे हो ईसीडीएनए को। तो जब आप ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो करोगे ईसीडीएनए को टारगेट करने के लिए, तो कैंसर नहीं होगा। तो ये कितनी बड़ी स्टडी है, सोचिए आप। ईसीडीएनए कैंसर सेल की प्रोग्रेशन और ड्रग रेजिस्टेंस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसकी स्टडी करना सिर्फ कैंसर बायोलॉजी को समझने में ही नहीं मदद करेगा, बल्कि फ्यूचर में कैंसर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो आगे आपको ये टॉपिक समझना, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना समझना है। उससे ज्यादा इस टॉपिक में डेप्थ में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको बनना है अधिकारी, और मैंने आपको बता दिया कि किस। देखो, आप इस एग्जामिनेशन को समझते नहीं हो, इसलिए आप हमेशा गलती करते हो। ये एग्जामिनेशन है ब्यूरोक्रेसी का। जैसे मैंने भी आपको जब बताया कि आप किसी हॉस्पिटल में जाकर रेड मारोगे, या फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कैंसर के केसेस को डिटेक्ट करवाना है जल्द से जल्द, तो आप क्या सर्कुलर जारी करोगे? ईसीडीएनए का। अब जैसे ही मैंने ये चीज जब आपको समझाई, तब मेरे ख्याल से तब आपके टॉपिक दिमाग में घुसना शुरू हो गया होगा कि अच्छा, हाँ हाँ सर। देखो भैया, इंटरेस्ट लेना आपको सीखना पड़ेगा अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है, तो क्वेश्चन भी आपसे प्रशासनिक स्तर पर जो है पूछे जाएंगे। लोग गलती यही करते हैं, लोग अपने आप को साइंटिस्ट समझने लगते हैं, घुसने लगते हैं टॉपिक के अंदर। भैया, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ उतना पढ़ना है जितनी रिक्वायरमेंट है। ये सब आपको नहीं पढ़ना। आप कोई साइंटिस्ट रिसर्चर नहीं हो। अच्छा, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बट अगर आपको ऑप्शनल है तो फिर आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, वरना जनरल स्टडीज के पेपर के लिए डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बैलेंसिंग साइंटिफिक इनोवेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। साइंटिफिक इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों बहुत जरूरी चीज है। जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग साइंटिफिक इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी की, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? साइंटिस्ट एक तरफ इनोवेशन कर रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। मतलब याद करो, कोविड 19 को वुहान में एक न्यूज आई थी कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस बनाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं साइंटिस्ट कुछ इनोवेशन कर रहे थे और लीकेज हो गया। और अभी भी ये चीज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में है ना। ये अभी भी प्रूव नहीं है, ये अभी भी कंट्रोवर्सी में है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये सही है कि नहीं है? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, या फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। अचानक से आपके पास एक न्यूज़ आती है कि कहीं पर कोई साइंटिस्ट जो है वो इनोवेशन कर रहे हैं, और गलती से वहां पे इनोवेशन के दौरान जो है वो कुछ वायरस लीक हो गया, या कुछ केमिकल लीक हो गया, या चोरी हो गया, गलत लोगों के हाथ में चला गया। तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? यस और नो? तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट रिसर्चर्स अगर कोई इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो सबके सामने पब्लिकली जो है वो होना चाहिए, वरना इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा हो सकता है। एनीवेज, ये टॉपिक उससे थोड़ा सा हटके था। मैंने एक अलग अलग चीज आपको जो है बताई, अलग एंगल आपको बताया समझाने के लिए। तो हमें नए इनोवेशन को भी इंकरेज करना है और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रखनी है। तो ये बैलेंस साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि इनोवेशन सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो और उन्हें ट्रस्ट भी हो। तो मॉडर्न एरा की इनोवेशन की बात करें, जिसमें एआई और बायोटेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। गूगल डीप माइंड ने 2024 में अल्फा फोल्ड 3 लॉन्च किया। लिख लो, 2024 में गूगल डीप माइंड ने जो है वो लॉन्च किया अल्फा फोल्ड 3। क्या है ये? लिखेंगे, ये एक एडवांस्ड एआई टूल है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करेगा। एडवांस्ड एआई टूल एक टूल है जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए है। इसका पर्पस है कि हम प्रोटीन्स के फंक्शंस को समझ सकें, जो बीमारियों के इलाज के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस टाइप के जो एडवांसमेंट होते हैं ना, अच्छे अच्छे इनोवेशन, इससे हमारी साइंटिफिक नॉलेज काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब ये इनोवेशन किसी ब्लैक बॉक्स सोल्यूशन में कन्फाइंड होते हैं, तो उससे ट्रांसपेरेंसी में कमी हो सकती है।
मतलब यानी कि आप इस प्रकार की इनोवेशन को मार्केट में पब्लिक के सामने नहीं रखोगे या दूसरे साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने नहीं रखोगे, तो एक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता। फिर डर लगता है कि कहीं कुछ खुफिया चीजें तो नहीं हो रही हैं, कहीं ये साइंटिस्ट रिसर्चर चुपचाप किसी एलियन को पकड़ के तो नहीं लिया है, जैसे एरिया 51, शायद किसी ने नाम सुना हो, कभी फ्री टाइम में सर्च करना। यूएसए का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक कंट्रोवर्सी कि वहां पर यूएफओ का मूवमेंट देखने को मिलता है, एलियंस पर रिसर्च होती है, कभी पढ़ना। हालांकि ये फ्री टाइम में करना, ये सब बकवास चीजें हैं, बट ऐसी चीजें भी हैं पब्लिक मार्केट में, है ना। तो लोगों को डर रहता है कि भाई कोई खुफिया तरीके से अगर कोई रिसर्च कर रहा हो तो डर रहता है। जैसे कि मैं कई बार मस्ती करता था, जब मैं पढ़ाई करता था, अपनी प्रिपरेशन में था, तो उस समय बड़ी मस्ती करता था। मेरे रू जैसे कि कोई किताब मैं पढ़ रहा हूँ, एकदम से मेरा रूम पार्टनर जैसे ही एंटर करता था, मैं किताब को बंद करके छुपा देता था। तो उसके अंदर क्यूरोसिटी होती थी कि साला ये क्या पढ़ रहा है यार, है कि मतलब एकदम उसने छुपा दिया, ये कौन से नोट्स पढ़ रहा है? कहीं बहुत बेहतरीन नोट्स तो नहीं आ गए इसके पास कि जिससे कि एग्जाम क्रैक हो जाए। तो ये चीज वही, जब आप किसी से कोई चीज छुपाते हो ना, तो लोगों को लगता है दिखा दिखा दिखा, क्या छुपाया है। और वही अगर आप नॉर्मल करते रहोगे, अपने आप को नॉर्मल रखोगे ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। होता ये है कि जब आप डरोगे, छुपाओगे, एकदम से रिएक्ट करोगे, तो सामने वाला बंदा क्यूरियस हो जाता है। तो यहाँ पे गेम वही है कि ट्रांसपेरेंट रखो भाई। और अल्फा फोल्ड 3 का एग्जाम्पल इस चीज को हाईलाइट करता है। अब देखो यार, साइंटिफिक इनोवेशन में कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो साइंटिस्ट रिसर्चर्स को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो देकर बहुत सारी खुफिया एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व की हुई है, राइट, जिससे कि वो कोई एक नई डिस्कवरी जो है वो करें और वो धूम मचा दें, है कि नहीं। तो ये चीज समझो पहले आप। कमर्शियलाइजेशन यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव्स साइंटिफिक रिसर्च को एक्सेलरेट करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज के इन्वॉल्वमेंट से इनोवेशन साइकिल फास्ट हो जाते हैं, जैसे कि CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, किसी को पता है इसके बारे में? जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा टूल है CRISPR-Cas9, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए काफी बड़ा टूल है। ये एक बार यूपीएससी ने CRISPR-Cas9 से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा था। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये। और जैसे एआई टूल, जैसे चैट जीपीटी आ गया, तो उसके लिए कितने सारे लोगों ने रिसर्चर्स को हायर किया होगा, कि बड़ी बड़ी कंपनी से कितने सारे रिसर्चर्स को हायर किया होगा, सोचिए आप। और तब जाकर ये इनोवेटिव टूल जो है वो सामने आए। तो कमर्शियलाइजेशन के कुछ एथिकल इश्यूज भी सामने आते हैं। कभी कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर विवाद भी हो जाते हैं, जिसमें कंपनीज अपने प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटी देती है पब्लिक वेलफेयर की बजाय, क्योंकि कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो ऐसे केसेस में साइंटिफिक रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। अगर किसी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी का कोड या मेथोडोलॉजी ओपनली अवेलेबल ना हो, तो वो ट्रस्ट बिल्ड उस पर करना मुश्किल होता है, क्योंकि पब्लिक को अगर पता ही नहीं होगा कि भाई ये चीज है क्या, है, तो उस पर फिर पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में साइंटिफिक रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठते हैं। जब साइंटिफिक रिसर्च ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो पब्लिक का ट्रस्ट उस पर कम होता है। अगर कोई रिसर्च या इनोवेशन फ्रीली एक्सेसिबल नहीं है, तो वो सोसाइटी में अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव नहीं कर पाता। तो ये चीज रिसर्च को जो है वो ब्लैक बॉक्स बना देती है, जिसमें सिर्फ लिमिटेड लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, जो फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज जो है वो करता है। एनीवेज, तो बैलेंस करना एक अच्छा सोल्यूशन है कि भाई आप इनोवेशन भी करो, ट्रांसपेरेंसी भी रखो, है ना। कुछ चीजें आप सामने भी रखो, एटलीस्ट क्लियर करो पब्लिक के सामने कि ये चीज है, इससे ये नुकसान नहीं होगा, ये इस बेस पर बनी है, इस मॉडल, जैसे दवाइयां होती है ना यार। आप नॉर्मल सी चीज समझिए, मार्केट में जब दवाई रिलीज होती है, तो उसके पैकेट में उसका पूरा केमिकल फॉर्मुलेशन मेंशन रहता है कि नहीं? तो आप कोई भी दवाई उठा के देख लो, उसमें लिखा होगा पूरा। अब इससे लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे बचती है, आप जीएस पेपर 3 में पढ़ते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टॉपिक को, है। दवाइयों के लिए जो है वो 20 ईयर्स के लिए उनकी जो आईपीआर जो होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क होता है, राइट, ये बेसिकली आपके नाम के लिए होता है, और कॉपीराइट होता है ना।
तो ऐसे ही हम लोग को जो है वो दवाइयों के लिए जो है वो देखने को मिलता है। तो दवाइयों के लिए जो होता है उसमें 20 ईयर्स तक के लिए जो है वो सरकार जो है वो उस ब्रांडेड कंपनी को जो है वो ऑथराइज कर देती कि इसके अलावा कोई और इसको कॉपी नहीं करेगा। 20 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर जेनरिक मेडिसिन जो है वो रिलीज हो जाती है ना, पेटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज जो होती है ना, ये क्या होती है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी है कि लोगों को पता है कि भाई वो जो इंटेक कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। तो ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन बैलेंस हुआ। बट ऐसा आज की डेट में नहीं हो रहा है। काफी सारी कंपनीज अपनी काफी सारी चीजों को हिडन रखती हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, है ना, कि उनकी उनका जो नॉलेज है वो कोई और छीन ना ले, कॉपी ना कर ले। क्योंकि कॉपी तो आजकल तुरंत हो जाता है, पूरी चीजें कॉपी, है ना। अगर वो ओपन रखेंगे तो पूरी चीज कॉपी हो जाएगी। बट बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन और कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस ये समझने वाला बस एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। जितनी चीज बस मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग से लेकर, उतनी चीज आप ध्यान में रखिएगा। इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है वो कितनी थी, तो ये लिख लेना। पेटेंट और पब्लिकेशन के मामले में इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पर आती है ग्लोबली पेटेंट फाइलिंग के लिए, और साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए 3rd पोजीशन पर आती है। ये फैक्ट्स, दो फैक्ट्स आप लिख लेना। फिर हमने कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन पर जो है वो काम किया था, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम कंटिन्यूअसली जो है वो काम कर रहे हैं। कायमगुलम फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट, कोई मुझे बता सकता है कि ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन कमेंट बॉक्स पे लिखकर ये लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद लोकेशन। परम कंप्यूटर्स, परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल क्वांटम मिशन, ये भी लिख लेना, है ना। भारत 6G प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो ये चीज है, स्टेम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बस दैट्स इट। बाकी और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान ज्योति और किरण महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लिए ये स्कीम है, प्रोग्राम्स है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन स्ट्रेटेजी हम लोग को करनी है, जो हमारे जो बेस्ट जो दिमाग हमारे देश को छोड़कर दूसरी देश के लिए जो काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाना है। तो इस स्ट्रेटेजी पर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये था गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू भी हम लोग चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था एक टॉपिक जिसमें हम लोग को बैलेंस करना है इनोवेशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ, है ना। अब नैनो फर्टिलाइजर का एक टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है बॉस, ये नैनो फर्टिलाइजर एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट टेक्निक है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बात करेंगे एडवांसमेंट इन नैनो फर्टिलाइजर के बारे में, जिसमें नई नई इनोवेशंस हो रही हैं जो फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं और एनवायरमेंट पे भी कम इंपैक्ट डालते हैं। नैनो फर्टिलाइजर एक सोल्यूशन है जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी NUE जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इंप्रूव करते हैं और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। देखो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से फर्टिलाइजर्स को कम करना है, बट एकदम से कम करना है इट्स नॉट पॉसिबल। एकदम से हम सोचें कि भाई नहीं, कल से हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ही करेंगे, है ना, या नेचुरल फार्मिंग ही करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बॉस। धीरे धीरे करके चीजें जो है वो कम होती हैं, या उसको आप इफेक्टिव तरीके से यूज करो। यस। जैसे हमने हमें हमें एक टाइम था, जब आप छोटे होंगे तब आप देखते होंगे कि वो बल्ब लगाए जाते थे ऑरेंज कलर के, है ना। आज की डेट में LED लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बल्ब जो था वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता था, राइट। लाइट जो है वो जितनी दे रहा है उसमें हीट भी दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को एफिशिएंट बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, जिससे कि जिस पर्पस के लिए चीजें जो है वो यूज की जा रही हैं, मतलब जो यूसेज है, जितना यूसेज है उतना जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, बस यही कहानी है बॉस, और कुछ नहीं है। यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये जो नैनो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, बस ये वही है कि प्लांट को, मतलब फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, एक्सेसिव यूज ना हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दे दिया जाए, ये चीज है बस। तो सुनो, पहले तो मैं आपको नैनो फर्टिलाइजर के बारे में बताता हूँ, फिर न्यूज के बारे में जो है वो कवर अप करेंगे। तो नैनो फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जो नैनो मटेरियल से कोटेड होते हैं। इनका पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर्स के बीच होता है। लिख लो, ये पूरी चीज लिख लेना।
1 से 100 नैनोमीटर्स के बीच में इनका साइज जो है वो होता है, और फर्टिलाइजर कोटिंग होती है इस पे नैनो मटेरियल में। क्लियर? इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल्ड रिलीज करते हैं, जिससे प्लांट्स को जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की उतनी मिल सके और लंबे समय तक मिलती रहे। तो ये फर्टिलाइजर एफिशिएंट तरीके से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर से काफी बेहतर है। अब इंडियन साइंटिस्ट ने रिसेंटली नैनो कोटेड म्यूरिएट ऑफ पोटैश KCI डेवलप किया, जिसका एम है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। सिंपली इतनी सी चीज लिख लो आप। अब आ जाओ न्यूज पे। अब आपको नैनो फर्टिलाइजर पता लगी गया है। तो नैनो कोटेड म्यूरिएट पोटैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, जो जितनी जरूरत है प्लांट को उतना उसको रहे वो समय समय पर मिल पाए फर्टिलाइजर। उसके लिए ये इंडियन साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया है। ये लिख लेना KCI। ठीक है, एक नैनो फर्टिलाइजर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये इनोवेशन ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर की डोज को जो है वो कम करेगा और क्रॉप प्रोडक्शन को मेंटेन करने में मदद करेगा, क्योंकि ये स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज का सिस्टम यूज करता है। मतलब धीरे धीरे करके जो है वो न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा और प्लांट उसको धीरे धीरे करके इनटेक करते रहे। है कि नहीं? अब आपके सामने जो है वो पूरी टेबल भर के जो है वो खाना रख दिया जाए, है ना? अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी खाने की आप तो उतनी खाओगे ना, ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट डे खाओगे, है ना? अब आपको बोला है कि ये टेबल है, अब इस पूरी टेबल में खाना बिल्कुल झपाझप भर के रख दिए और आपको 3 दिन इसको चलाना है। 3 दिन में तो खाना सड़ जाएगा भाई। आप एक सुबह खाना जितना खाओगे, चलो ठीक है शाम तक भी चल जाए, तो भी वो पूरी टेबल भर के खाना खत्म नहीं होगा आपका। दैट मीन्स वेस्ट हो गया ना। कॉन्सेप्ट समझ गए अब आप? ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि वेस्टेज नहीं होना है फर्टिलाइजर का। यहां पर ऐसे कैप्सूल्स डाल दिए जाते हैं जो जो धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं, और उसको प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके इनटेक करता है, जिससे कि प्रोडक्शन हाई होता है और वेस्टेज बहुत ही कम होते हैं, मिनिमल। अब आई थिंक अब आप बात समझ रहे होगे। अब आप टाइप समझ लो भाई, कितने प्रकार के हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। ये टाइप समझना आपको जो है वो जरूरी है। ये टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आएगा क्वेश्चन। ये लिख लेना भाई, तीनों टाइप ABC, पूरा पूरा डेफिनेशन जो चीज लिखी हुई है। एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। नैनो कोटेड फर्टिलाइजर एक होते हैं, नैनो पार्टिकल से कोटेड होते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट का रिलीज स्लो हो और कंट्रोल्ड हो। एक होता है नैनो स्केल एडिटिव फर्टिलाइजर, जिसमें न्यूट्रिएंट नैनो साइज एड्सॉर्बेंट्स में एम्बेडेड होते हैं, जो ग्रेजुअली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, धीरे धीरे करके प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा है नैनोपोरस मटेरियल, यानी कि देखो अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसके 3 टाइप है। इसमें फर्टिलाइजर नैनोपोरस मटेरियल्स में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर नैनोपोरस में रहते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो डीप पेनिट्रेशन और बेटर एब्जॉर्प्शन के साथ प्लांट तक पहुंच सकता है। तो ये सब टाइप्स काफी इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि प्लांट को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट मिलते रहे और उनकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा बरकरार रहे, मेंटेन रहे। तो नैनो फर्टिलाइजर्स गाइस कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट डालते हैं, और ये बेसिकली वेस्ट नहीं होते हैं। मेन पॉइंट ये है। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो लिख लीजिएगा। अब इसमें एक एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है इको टॉक्सिसिटी का। नैनो फर्टिलाइजर का अगर आप बहुत ज्यादा उपयोग अगर मिट्टी और पानी में डाल रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो इससे एक इको टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि एनवायरमेंट इससे भी खराब हो सकता है अगर ज्यादा मात्रा में कर दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करना जरूरी है, सस्टेनेबल तरीके से इसका उपयोग करना जरूरी है। बस इसके फायदे आपको जो है वो ऑलरेडी पता लगी गए हैं कि इसके फायदे क्या है। नुकसान मैंने आपको बता ही दिया कि ज्यादा उपयोग करोगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन, नैनो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है वो इसके लिए किया जाता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो क्रॉप्स के उसको बढ़ाने के लिए, बायो फोर्टिफिकेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। एनवायरमेंट पे इससे भी इंपैक्ट हो सकता है, ह्यूमन की हेल्थ पर भी इंपैक्ट, यानी कि फर्टिलाइजर ही है ना भाई। फर्टिलाइजर को हम लोग केमिकल है कम करना है, बट हम उसको एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। तो आप अपने मेंस का आंसर में लिख सकते हो कि राइट नाउ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, कि भाई उसमें
ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए हम नैनो फर्टिलाइजर का एक अच्छा ऑप्शन है, आज की डेट में यूज कर सकते हैं। है ना, कि एकदम से फर्टिलाइजर को हटा तो सकते नहीं, हम रिप्लेस तो कर नहीं सकते, है ना। तो वी कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया था। होपफुली समझ में आई होगी आपको पूरी चीजें। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर जो बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की। ये टॉपिक सुनने वाला है और कुछ चीजें लिखने वाली है। जलवायु परिवर्तन अब दुनिया का एक मेजर इशू बन गया, आप सभी को पता है। इंडिया इसके इफेक्ट को बहुत गहरी तरीके से महसूस कर रहा है। इंडिया एक ऐसा क्षेत्र, मतलब ऐसे एरिया में है जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन बहुत कॉमन हो गए। देख रहे हो ना, न्यूज में पढ़ ही रहे हो। बाढ़ कंपैरेटिवली 10 साल पहले जितनी नहीं आती थी, उतनी अब रेगुलर बेसिस पर आ रही है। सूखा पड़ रहा है। क्लाउड बर्स्ट के इवेंट हो रहे हैं। पढ़ा है ना आपने, ये सब पूरे टॉपिक्स देख रहे हैं हम लोग न्यूज में। तो लिखो भाई, जर्मन वॉच ने अपनी सीआरआई रिपोर्ट में इंडिया को 1993 से 2022 तक के दौरान सिक्स्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बताया है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। लिख लेना। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच। इसने बोल दिया कि भाई इंडिया छठी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से अफेक्ट हुई है 1993 से लेकर 2022 के बीच में। सिर्फ इतना लिख लोगे बस, अब बातें सिर्फ सुनो। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि इंडिया ने 400 से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे हैं, जिसमें से 80,000 से ज्यादा डेथ हुई हैं और 180 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसको जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट से काफी नुकसान हो रहा है। ये दिखाता है कि हमें क्लाइमेट एडाप्शन और मिटिगेशन पे सीरियस फोकस करना पड़ेगा। तो आपको याद हो कि हम आज की डेट में क्लाइमेट एडाप्शन और मिटिगेशन की ही बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक के बारे में, और इवन बजट में भी इस चीज के बारे में जो है वो डिस्कशन हो चुका है। राइट। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 1993, 2013, 2019 में इंडिया में सीवियर फ्लड आई जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कर गई। मेजर साइक्लोन्स गुजरात में 1998, ओडिशा में 1999, हुडहुड 2014 का, अम्फैन 2020 का, इसने मैसिव नुकसान किया। एक्सट्रीम हीट वेव्स 1998, 2002, 2003, 2015 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर ने हजारों की मात्रा में जान ले ली लोगों की। तो ये इवेंट्स गाइस हमें दिखाते हैं कि एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स का इफेक्ट अब ज्यादा इंटेंस हो गया है। बाढ़, साइक्लोन, ऐसे नेचुरल डिजास्टर कितनी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। ये कहानी, ये तो आपको पता ही है पूरी प्रॉब्लम्स। इंडिया ने ग्लोबल फेटालिटीज यानी कि पूरे दुनिया भर में जो मौत हो रही है ना, उसका 10% और पूरे दुनिया भर के इकोनॉमिक लॉस का 4.3% बियर किया है 1993 से 2022 तक। चाहो तो ये लिख सकते हो कि पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर 10% मौतें हुई हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई, क्लाइमेट चेंज का। तो गाइस, ये एनवायरमेंट को ही नहीं बल्कि इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ये बात आप जानते ही हैं। और ये स्टैटिस्टिक्स, ये फिगर्स हमें दिखाता है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सी लेवल बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है, खाने को ही नहीं रहेगा तो जिएंगे कैसे। नेचुरल डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। डेवलप कंट्रीज जो है उनको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने में लीडरशिप दिखानी चाहिए, जो कर नहीं रहे साले। डेवलप कंट्रीज अपने गोल वो नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो है वो दे नहीं रहे हैं। मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज इन्होंने बताया हुआ है ये सब। एक्सट्रीम वेदर 2022 में पाकिस्तान में, इटली में, यहां पर देखने को मिले। लिखने की जरूरत नहीं है, सब बेसिक है। जो लिखने, लो इनकम कंट्रीज को और ये आइलैंड वाली कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंच रहा है। पेरिस एग्रीमेंट तो खत्म हो ही गया भाई। टेम्परेचर लेवल, काफी सारी रिपोर्ट बोल रही है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट्स थे उसको क्रॉस कर दिया है, जो कि बुरी स्थिति क्रिएट कर सकता है। बस दैट्स इट। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये देखो, लोकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप ही वीडियो को पॉज करें और दें, और उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। दुनिया का पहला साइंटिफिकली मैनेज्ड टी प्लांटेशन यहां पर होता है।
इसकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता होनी चाहिए, केरल। ठीक है, नीलगिरी बायो रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना आप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेजोराना, मेजोराना वन, मेजोराना वन पहला क्वांटम चिप है। ये पूरे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाले। मेजोराना वन जो है वो पहला क्वांटम चिप है जो कि उपयोग कर रहा है टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का, टोपो कंडक्टर जिसको बोलते हैं। और ये बेसिकली एक नई स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस के बियॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, 8 क्यूबिट्स में ये अभी आई हुई है। ये रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर देने की थोड़ा सा इसके बारे में पढ़कर। और ये देखिए गाइस, ज्ञान सर ही है, ज्ञान सर के पेड बैचेस बहुत बढ़िया होते हैं। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल आपको पहले से अवेलेबल जो है वो मिल जाएगा। बस आपको जो है वो अपनी पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन जो है वो लेना है। और मैं हूं कमलाक्ष झा, अब साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे हम लोग कल। कमेंट्स करिएगा जो भी आपको मुझसे पूछना है, और आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स पे, क्योंकि आंसर देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो है वो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। चलिए साइन ऑफ करता हूं, जय श्री महाकाल, जय हिंद।